अब आगे बढ़ते हैं 1 मिनट 1 खबर, यानी आपको हर एक खबर बताते हैं सिर्फ 60 सेकंड में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ खास बैठक की। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव रखे। मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वैक्सीन का काम आखिरी चरण में है। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। हालांकि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वैक्सीन को लेकर अभी कुछ चीजें और तय होना बाकी है। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। इस बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से आंकड़ों की बजाय तैयारियों पर जोर देने का सुझाव दिया। और अब आइए जानते हैं क्या है देश भर में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं और कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 37,975 नए मामले सामने आए, जबकि 480 लोगों की मौत हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 24 घंटे में 42,314 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 91,77,841 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 86,04,955 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 4,38,667 कोरोना संक्रमितों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,34,218 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 93.76% पहुंच गई। वहीं दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में किसी भी तरह का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 6,224 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से 109 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना से 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं 24 घंटों में 4,943 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े देश में सबसे कम हैं। आज दिल्ली में डेथ रेट 1.5 है, अहमदाबाद में 4.2 है। देश के तमाम बड़े शहरों से सबसे ज़्यादा कम डेथ रेट दिल्ली में है। ये एक राहत की बात है। ये शायद एक बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि आदमी को हॉस्पिटल बेड और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटीज़ तुरंत और ठीक से मिल पा रही हैं। इसलिए जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनमें से 1.5% ही डेथ रेट है। लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर मंगलवार को यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ, 1 मिनट में अपडेट देखिए। लव जिहाद पर कानून बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन सकता है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई। अब राज्यपाल की सहमति के बाद यह अध्यादेश कानून बन जाएगा। यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 1 से 10 साल की सजा और 15 से 50,000 तक का जुर्माना होगा। सामान्य वर्ग में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल की सजा, नाबालिग SC/ST महिला के मामले में 3 से 10 साल की सजा, गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। दूसरे धर्म में शादी के लिए 2 महीने का नोटिस जरूरी होगा। समाजवादी पार्टी ने इस नए अध्यादेश का समर्थन तो किया, मगर उनका कहना है कि इस कानून से राजनीतिक फायदे लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में रोहिंग्या और पाकिस्तानी वोटर्स पर नया विवाद शुरू हो गया है। ये पूरा मामला 60 सेकंड में जानिए।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव प्रचार में इन दिनों रोहिंग्या और पाकिस्तानी वोटर्स का मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है। हाल ही में तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने विवादास्पद बयान दिया कि हम ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने के तुरंत बाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मंगलवार को हैदराबाद सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 24 घंटे का वक्त देता हूं, आप हमें बता दें कि यहाँ कितने पाकिस्तानी रहते हैं। आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है अमित शाह, इतने वीक है, कितने पाकिस्तानी है बताओ। कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी है, निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। कांग्रेस में काफी समय से खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी जल्द ही भरने वाली है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। मंगलवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में साल 2021 के जनवरी या फरवरी में संगठन चुनाव कराने पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बात की गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव ऑनलाइन वोटिंग से किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन वोटिंग पर अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति ही लेगी। इसमें मतदान करने वाले मतदाताओं की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति मिलते ही 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोजित हो जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल रही हैं। रोशनी जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर बड़े आरोप लगाए। 1 मिनट में देखिए। रोशनी जमीन घोटाले में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को बचाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस घोटाले को लेकर फारूक अब्दुल्ला पर कई सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान जारी कर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर या जम्मू में अपने घर के लिए रोशनी योजना का लाभ नहीं लिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया है कि इस कानून के तहत फारूक अब्दुल्ला अपने घर में रोशनी बढ़ा रहे थे। कि जमीन खरीदा, 3 कनाल इंक्रोच किया, 7 कनाल। तो ये बातें कश्मीर की जनता के सामने आनी चाहिए और देश के सामने भी आनी चाहिए कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कश्मीर के स्वायत्तता की, वो स्वायत्तता अपने लिए थी, कश्मीर के आम आवाम के लिए नहीं थी। 25,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। मंगलवार को ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर पर छापेमारी की। 1 मिनट में देखिए पूरा मामला क्या है। मंगलवार को ईडी की टीम ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर छापेमारी की। ईडी को सूचना मिली थी कि प्रताप सरनाईक और टॉप्स सिक्योरिटी एजेंसी के बीच हुए आर्थिक लेन देन में गड़बड़ी हुई है। छापेमारी के बाद ईडी की टीम प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को अपने साथ निदेशालय के दफ्तर ले गई। इस घटना पर बोलते हुए शिवसेना ने इसे मूर्खता कहा है। ये सिर्फ राजनीति ही है, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है, दिल्ली से, महाराष्ट्र से। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में काम करते होंगे तो कार्रवाई होगी। बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। देश के पूर्वी समुद्री तट पर आज समुद्री तूफान निवार के टकराने की आशंका है। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, 1 मिनट में देखिए। आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तट पर तूफान निवार के टकराने का अनुमान है। निवार तूफान से इन राज्यों के तटों पर हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही मूसलाधार बारिश होने की पूरी आशंका है।
इस तूफान के उठने से पहले ही चेन्नई में तेज बारिश शुरू हो चुकी है और तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ चीफ का कहना है कि इस तूफान को देखते हुए 30 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 30 टीमें तो ऑलरेडी कमिटेड हैं, जिसमें से जैसा कि मैंने कहा 18 स्टैंड बाय में है, अलर्ट स्टैंड बाय में है किसी भी मोमेंट में मूव करने के लिए, और 12 जो है ऑलरेडी ग्राउंड पर है। इसके अलावे भी, इस 30 टीम के अलावे भी अगर प्लान बी में किसी और टीम की ज़रूरत है तो उसको भी स्टैंड बाय में रखा गया है, और हम लोगों ने अगल बगल के स्टेट्स को भी अलर्ट मोड में रखा है। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की, साथ ही उन्हें हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी दिलाया। बिहार पुलिस ने पटना में फेक सीबीआई के नाम पर लूटने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 1 मिनट में देखिए। मुंह छिपाकर खड़ा ये शख्स सीबीआई का आदमी है, मगर ये सीबीआई असली नहीं है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो खुद को सीबीआई का अफसर बताकर ठगी करता था। आरोपी ने नकली सीबीआई का आदमी बनकर कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को आरोपी के पास से 26,000 रुपए नगद, कुछ गहने और सीबीआई का नकली आईडी भी मिला। इसके पास लगभग 26,000 रुपये, जिसमें 500 के 32 नोट, 16 नोट ऊपर और 16 नोट नीचे, और बीच में 100 का 100 नोट, इस तरह से उन्होंने रखा हुआ था। और पत्थर, इमिटेशन वाला पत्थर जो ज्योतिषी के कार्य में आता है और महंगा समझा जाता है, वो नकली पत्थर उन्होंने रखा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि और जानकारी हासिल की जा सके। वहीं यूपी के प्रयागराज में एक व्यक्ति बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया, और फिर क्या हुआ 1 मिनट में। ये यूपी के प्रयागराज का बहरैना इलाका है। यहाँ मंगलवार को एक युवक 40 फुट ऊंचे बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। ये घटना सुबह 11 से 12 बजे के बीच की है। हाई टेंशन टावर पर चढ़ा देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जो तुरंत मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने सबसे पहले बिजली काटने का आदेश दिया और फिर फायर ब्रिगेड के जवानों को रेस्क्यू टीम की मदद से उसे नीचे उतारा गया। युवक को नीचे उतारने में अधिकारियों को 4 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। साथ ही अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवक कहां का रहने वाला है। आपको बता दें कि प्रयागराज में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है। कुछ दिन पहले भी शहर के बेली इलाके में पानी की टंकी पर देवरिया का रहने वाला एक आदमी अपनी कुछ मांगों को लेकर करीब 60 घंटों तक चढ़ा रहा और काफी मशक्कत के बाद उसे पीलीभीत के टावर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। आप 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड रिजर्व में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए दिया गया। सिर्फ 4 वर्षों में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 हो गई। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह में प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक को फोरम की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ये फर्स्ट साइट है जिसको एक ग्लोबल अवार्ड मिला है। मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े सारे अधिकारी, कर्मचारी, पीलीभीत की जनता का, पीलीभीत प्रशासन का और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और जो भी हमारे NGO पार्टनर्स हैं जैसे WWF, GTF और भी नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्प की है, मैं उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा। इस अवार्ड से हमारे स्टाफ को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन मिलेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। बिहार के माधेपुरा में 2 घरों में आग लगने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। 1 मिनट में पूरी खबर जानिए। बिहार के मधेपुरा में अचानक लगी आग से 2 लोगों का घर जलकर राख हो गया। इस घटना में पीड़ित नीलम देवी का कहना है कि पहले उनके पड़ोसी के घर में आग लगी थी, बाद में वो आग उनके घर तक पहुंच गई। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते तब तक आग काफी बढ़ चुकी थी। आग इतनी ज्यादा थी कि लोगों को अपनी नकदी और कपड़े बचाने का भी मौका नहीं मिला। आग से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इस आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किल आई और लोग काफी समय के बाद आग बुझाने में सफल हो सके।
सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। आग लगने के कारणों का पता लगने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अधिकारियों ने आग से हुए नुकसान को लेकर कहा है कि नियम के मुताबिक लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राजस्थान पुलिस ने जयपुर से मुंबई पुलिस के 4 कर्मचारियों को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मंगलवार को जयपुर में राजस्थान पुलिस ने मुंबई पुलिस के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन चारों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 आरोपी कांस्टेबल हैं। चारों पुलिसकर्मी मुंबई के बोरीवली थाने में तैनात हैं। खबर है कि जयपुर के रहने वाले आरोपी का मुंबई के बोरीवली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था, जिसे रफा दफा करने के एवज में आरोपी सब इंस्पेक्टर ने 50,000 की रकम मांगी थी, मगर 20,000 में सौदा तय हो गया। इस दौरान जयपुर में रहने वाले शख्स ने रिश्वत लेने की शिकायत एसीबी में कर दी थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाई और जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके में स्थित एक होटल में रकम लेने के लिए बुलाया, जहां उन्हें घूस की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम चारों पुलिसकर्मियों को मुख्यालय लेकर गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के पास से 9,000 नगद भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.